मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। भैया आप आज नाक का सवाल है। ये नाक बड़ी कीमती है। शूर्पणखा की नाक गई तो रावण का जीवन का अंत हो गया। राम ने सीता की नाक बचाने के लिए रावण का अंत ही कर दिया। पर हम जब यहाँ बात कर रहे हैं नाक माने इज्जत, अब हम यहाँ इज्जत वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि यह नाक हमारी शरीर में एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है और इस शरीर की जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, उसका जिम्मेदारी इस नाक विभाग को है। इस नाक डिपार्टमेंट के अंतर्गत में ऑक्सीजन सप्लाई का है। अब मान लीजिए मित्रों, यह मेरा ऑक्सीजन सप्लाई का विभाग यदि डैमेज हो जाए, बीमार हो जाए, रुग्ण हो जाए, कमज़ोर हो जाए या घटिया हो जाए तो फिर ऑक्सीजन का सही सप्लाई कैसे होगा। अब पूरे शरीर में यदि ऑक्सीजन का सही सप्लाई नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत आती है। आप कहेंगे गुरुजी आदमी नाक से नहीं तो क्या मुंह से सांस लेता है। हाँ मित्र, बहुत आदमी को यह समस्या है, वो नाक से सांस नहीं ले पाता। या तो नाक से सांस जाता नहीं है या रुक जाता है, या किसी किसी व्यक्ति का, बंदे का तो एक नाक कितने दिन से जाम। अब उसकी समस्या सुनो। नाक तो है दिखाने के लिए, जैसे हाथी का दांत खाने के लिए, दिखाने के लिए अलग, पर उस नाक से उनकी सांसें अब जाती नहीं है। वो बंदा हमेशा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि सांस का वास्तविक मार्ग तो नाक है। मुंह तो इमरजेंसी गेट है। भाई इमरजेंसी गेट से कभी कभार ले लिया, जैसे आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, दोनों नाक जाम हैं, तो आप नींद में हो, सांसों के लिए कोई मार्ग नहीं है, तब आप इमरजेंसी गेट आप खोल लिए, मुंह से खोल लिए, तो आप देखते हैं कंठ सूख जाता है, तालू सूख जाता है, जीवाएँ सूख जाती है, पपड़ियाँ जम जाती है और पेट में गैस बन जाता है और पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। फिर कई तरह की उपद्रव शुरू हो जाते हैं और हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। मित्रों, कई देशों में तो नाक से सांस लेने की बड़ी समस्या है। मेरा भारत देश इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है। यहाँ की जलवायु ऐसा है, यहाँ की भूमि ऐसा है, यहाँ की डीएनए ऐसा है, यहाँ की लोगों की रहन सहन ऐसा है कि मेरे भारत का 99% आदमी नाक से सांस लेता है। बस कभी कभी बीमारी के कारण उसकी नाक जाम हो जाता है। बहुत सी कंपनियां बहुत सी चीज़ें बेचते रहते हैं। मित्रों, हमारे भारतीय आयुर्वेद में जब नाक हमारी काम ना करे तब उसमें 2 तरह की तेल का प्रयोग किया जाता है। एक सरसों का तेल है, एक बादाम का तेल है। जब जब हमारी दिमाग के कारण हमारी नाक बंद है तब हम बादाम रोगन तेल को 2 बूंद नस से ले लेते हैं और दिमाग के कारण फिर जो बंद नाकें हैं हमारी खुल जाती है। लेकिन किसी सिंड्रोम के कारण या किसी श्लेष्मा में कोई गड़बड़ी होने के कारण या नाक का जो अंदर की जो सूजन हो जाता है, अंदरूनी भाग में कुछ चीज़ें हो जाती है, मसलन उसे ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है या कोल्ड हो जाता है या कोई चीज़ जाम हो जाता है, तब हम उसमें सरसों का एक औषधि बना करके, सरसों तेल का एक औषधि बना करके जिसमें कुछ औषधियाँ डाल दी जाती है, जैसे हल्दी डाल दी जाती है और सौंठ डाल दी जाती है, अदरक डाल दी जाती है और आपका अजवाइन डाल दी जाती है और इसको थोड़ी सी पका करके, धीमी आंच पका करके छान करके अलग कर ली जाती है। उसमें से 1 बूंद सरसों के तेल को नाक में घुमा दी जाती है, डाली नहीं जाती। कभी डालना मत, नहीं तो पूरे यहाँ से वहाँ तक आपको जलन होगा। ऐसे नाक के अंदर में पूरी राउंड में कर दी जाती है और फिर हम देखते हैं कि फिर रात में वो नाक हमारी खुल जाती है। लेकिन जिसके पास यदि ये समस्या हो, रिक्त नाक ग्रंथि हो, यानी ऐसा सिंड्रोम जिसकी नाक की ग्रंथि काम ना करता हो, ऐसे लोगों की बड़ी समस्या हो जाती है। मित्रों, आज से 1 साल पहले विदेश से एक मेरे मित्र का मेल आया। उससे बताया कि हम 50-60 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से विगत 5 साल से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और योग प्राणायाम में भी जाते हैं। वहाँ सब बोलते हैं नाक से सांस खींचो, दाएं नाक से खींचो, बाएं नाक से खींचो, और हमसे ये प्राणायाम होता नहीं है क्योंकि नाक हमारा काम करते नहीं है। यहाँ जो तालु, जो कंठ है, तालु का हिस्सा जो है हमारी नाक के लिए परमानेंट बंद है, यानी वो उधर का जो कपाट है वो खोलता ही नहीं है, उधर का आवागमन होता ही नहीं है। तो डॉक्टर बताते हैं हमको कि ये हमारा बचपन से है। ये हमारे जब लैंगिक निर्धारण हो रहे थे, डीएनए का जब निर्धारण हो रहे थे,
जब हमारी आपस में डीएनए का मैच हो रहा था, तब उसी समय से यह बीमारियां हो गया। उसको सिंड्रोम बोल देते हैं, विज्ञान की भाषा है सिंड्रोम। आप ऐसा समझ लो, नाक का ग्रंथि कार्य नहीं करता है, नाक का ग्रंथि का सप्लाई कटा हुआ है। नाक के ग्रंथि का जो मैसेज मिलना चाहिए था ब्रेन से कि आप ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, तो उसका मैसेज आता जाता नहीं है। ऐसे लोगों को सर्दी, निमोनिया जैसी बीमारियां भी बहुत कम होती हैं, और जब हो जाते हैं तब फिर उसके लिए जी का जंजाल हो जाता है, क्योंकि उसको संवेदनहीन रहते हैं, उसका ठीक से काम नहीं करता है, और वो नाक बह जाता है, पता ही चलता है, नाक कब बह गया पता ही चला, तो उसके लिए बड़ी झंझट होती है। तब उस मित्र ने मुझसे पूछा, 1 साल पहले की बात है, कि गुरुजी मैं भी 3 नाड़ियों का अध्ययन मैंने किया है, भारतीय शास्त्र में जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें दिया गया है, पर मैं बड़ा उलझ गया हूँ, और ये मेरा नाक का हम लोग इलाज कराते कराते थक गए हैं, अब हमने इलाज कराना बंद कर दिया है। हमारे भी देश में मित्रों, जितने भी हम नाक से खर्राटे भरने वाले लोग हैं, रात में उनकी नाक का फंक्शन कम हो जाता है, बंद हो जाता है। साल भर पहले रात्रि में मैं सोया हुआ था, मुझे मालूम नहीं था, बच्चों ने बताया पापा आपकी नाक बजते हैं, खर्राटे भरते हैं आप। तब पहले तो मैंने मजाक समझा, फिर बाद में सीरियस हुआ, रिकॉर्ड किया, बोला अब रिकॉर्ड करके देना। रिकॉर्ड करने पर मालूम हुआ कि मेरी जो श्वसन तंत्र है, तो मेरे ब्रेन से निकलने वाले जो मैसेज है वो मैसेज में गड़बड़ी हो जाता है। लेकिन अब उसको मैं ठीक कैसे करूं? तो सर पहले भाई सब जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नाक कान गला विभाग के पास, और उसने कहा कि आपकी नाली चौक हो जाता है, नली जो है चौक हो जाता है। तो बोले चौक कहाँ से होगा, नली में कुछ है नहीं, रोज़ सफाई हो रहा है, आप कहते हैं तो हो गया होगा। फिर उसने कहा कि इसमें कुछ रुक जाता होगा, आप तकिया लेना बंद कीजिए। तो मतलब ठीक है, वो जो चीज़ कहा गया, लेकिन खर्राटे कम होने बजाय बढ़ते गए। फिर कुछ आयुर्वेद का दवा किया, लाभ ना हुआ, होम्योपैथ का भी दवा किया, लाभ ना हुआ, कुछ एक्यूप्रेशर भी किया, लाभ ना हुआ, कुछ कलर थेरेपी भी किया, लाभ ना हुआ, अलग अलग किया, लाभ ना हुआ, कुछ योग प्राणायाम किया, लाभ ना हुआ। अब मैं सोचा भाई ये क्या समस्या हो गया है। अब चूंकि ये हमको दिक्कत तो देता नहीं है, इसलिए घर वालों को तकलीफ होती है, हमको तकलीफ तो होता नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में मैंने कई लोगों को देखा कि नाक का खर्राटे तो बज ही रहे हैं और मुंह से भी खर्राटे कर रहे हैं। ये नाक और मुंह का खर्राटा देखा। अरे मैं बहुत से कौमा में गए हुए मरीज को देखता हूँ। तब मैंने अपने उस विदेश के मित्र से पूछा, क्या आप जब नाक बंद रहता है, मुंह से सांस लेते हो दिन में, तो लार ग्रंथियाँ कैसे काम करते हैं? बोलते जी बार बार सूख जाता है, हवा के घर्षण के कारण कई तरह की दिक्कतें हैं। मित्रों, वो मुझको अपने तकलीफ में तो मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया था, क्योंकि वो हमको तकलीफ लगता नहीं था। अब बात दिमाग में वो फिट हो गया। मैं बोला मेरा एक मित्र परेशान है और मैं इसके विषय में मेरे पास कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है। तब मुझे याद आया, जब मैं गायत्री महाविद्या का प्रैक्टिकल कर रहा था, तब एक भर्ग नाम का एक प्राणायाम का उल्लेख था। वह भर्ग प्राणायाम वो जस्ट उल्टा प्राणायाम था, मतलब हम नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, या नाक से लेते हैं, मुंह से निकालते हैं। तो उसमें ये बताया गया था कि जब हमारा ब्रेन का एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमारे नेचुरल चीज़ों में वो सिंड्रोम उत्पन्न कर देता है, बीमारी उत्पन्न कर देता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और हमारी जो श्वास की नलिकाएं रुक जाती है, कई बार हमारे मुंह से भी सांस लेना कठिन हो जाता है। तब उस जमाने में, प्राचीन युग में, तब गुदा मार्ग से सांस ले जाते थे, और कभी कभी गुदा मार्ग में भी यदि कोई बीमारी हो जाए तब मूत्र मार्ग से सांस खींची जाती थी, और उसके बाद भी यदि सांस लेने में दिक्कत हो जाता था तो फिर रोम रोम से सांस ली जाती थी। लेकिन उस जमाने में ये सांस की विद्या था। फिर बाद में मैंने एक अध्ययन करते करते गया, तो एक सरस्वती नंद नाम का हमारे यहाँ आदि ऋषि रहे हैं, बहुत 1000 साल उनकी, पता नहीं कितने वर्ष है उनकी उम्र, बताया नहीं जा सकता। वो बर्फ़ में कोमा में चले जाते हैं, साल में 2 दिन के लिए अपने वो कोमा से बाहर आते हैं।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया था। तो मुझे इच्छा हुई ऐसे योग के बारे में जानने के लिए। तो मैंने भी बड़ी दूर की सफ़र की, ऐसे सूक्ष्म जगहों के सफ़र की, तांत्रिक मांत्रिक साधना के साथ साथ जहाँ मठों में या फिर हिमालय क्षेत्रों में जहाँ ठंड के दिनों में भी लोग रह जाते हैं। तब मालूम हुआ कि बर्फ़ के नीचे में जो साधना करने वाले जो हमारे योग विद्या के सारथी होते हैं, वे अपने त्वचा से सांस ले लेते हैं। जैसे मेढक 6 माह तक का धरती के अंदर में गड़ जाता है और उसकी गलफड़े बंद हो जाती है, श्वसन मार्ग बंद हो जाता है और वो अपने त्वचा से सांसें ले लेती है, अल्प कर लेते हैं अपनी सांसों की मात्रा। लेकिन मेरे मित्र, वो बीमारी से ग्रसित था, मेरा सिंड्रोम वाला। उसको तो दैनिक जीवन में काम करना है, एनर्जी बर्न करना है, सारा चीज़ करना है, उसको तो कोई साधना करना ही नहीं। उसको ऐसा चुपचाप पड़े भी नहीं रहना है, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं तब ऑक्सीजन की आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती है, न्यून, तब हम किसी भी मार्ग से ऑक्सीजन लेकर के अपना जीवन चला सकते हैं। तब इसको अध्ययन करते करते मेरे समझ में बात आया, जब मैं कलर थेरेपी का अभ्यास कर रहा था। तो एक बार मुझे बड़ी सर्दी हुई तो मैंने कलर थेरेपी का प्रयोग किया और मैंने अपनी मुँह रात में जब मैं सो रहा था तो मुंह खुल जाता था, बार बार खुल जाता था, परेशान हो गया। तो मैंने उठा और अपने मुंह को बंद कर दिया। आप कहेंगे मुंह को बंद कर दिया, टेप लगा के बंद कर दिया? कि नहीं मित्र, मैंने अपने ये दोनों होस्ट की जितने भी ग्रंथियां हैं, जो एक सक्रिय होता है, एनर्जी सक्रिय होती है, जिससे मुंह खुल जाता है, तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब बंद कैसे किया? कलर थेरेपी से, अभी बताऊंगा। और मैंने अपनी नाक की इस एक हिस्सा को और यहाँ से यहाँ तक के जितने भी ग्रंथियाँ थे उसको एक्टिवेट कर दिया, अतिरिक्त उसको कलर लगा दिया। अब उसके बाद मैं बायां करवट इस तरह से कान के बगल को पकड़ा, दोनों तरफ को पकड़ा और इस तरह से अपनी दबाव दिया। मैं 5 बार दबा दिया। 5 बार दबाव देने के बाद अपने कान को खींच दिया, 5 बार खींच दिया और फिर बगल की इसको अंगूठा से दबाते हुए 5 बार दबा दिया और चुपचाप फिर लेट गया। 15 मिनट के बाद मेरी सांसें जो हैं वो खुल गई। अब सांसें खुल गई, अब बात आया गया, लेकिन सुबह सुबह अपने दिमाग में आया, अरे ये तो बड़ा आसान से उपाय है। मेरे मित्र की नाक के ग्रंथि सूख गया है, किसी कारण से एक्टिवेट नहीं हुआ, या रोगग्रस्त हो गया है, या फिर साइनस हो गया है, या निमोनिया हो गया है, या अस्थमा की समस्या है, यानी नाक का श्वसन मार्ग का जितनी भी समस्या है उसमें से ग्रंथि प्रमुख होता है। तो क्यों ना मास्टर ग्रंथि को यह मैसेज बताया जाए कि भैया वहाँ मैसेंजर पहुँचाइए और वहाँ की ऊर्जा को सक्रिय कीजिए, और जो वहाँ के इमरजेंसी गेट खुला हुआ है उस इमरजेंसी गेट को धीरे धीरे बंद कर दीजिए, ताकि वह अपने रास्ते से रहना शुरू कर दें। मित्र, मैंने इसको प्रयोग किया और मैं 40 दिन तक प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद अपने उस मित्र को मैंने पूरी विधि बता दी और मैंने कहा कि आप करके देखना, 6 माह तक करना, और जब इसमें 10% लाभ हो जाए तब मुझे बताना, और लाभ ना हो तब भी बता देना। मित्रों, वह 3 माह के बाद वहाँ से मुझको मेल आया कि उसने कहा कि गुरुजी, ये तो बड़ा अद्भुत बात हो गया। कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर और प्राणायाम के माध्यम से तो मेरी जो सिंड्रोम था, मेरी जो समस्या था, अब वह तो लगभग ठीक होने लगा है। कैसे ठीक होने लगा है? अब दिन को मैं जब घूमता फिरता हूँ तो मैं लगभग अब अपने नाकों से सांस लेता हूँ। थोड़ी सी परिश्रम लगता है, लेकिन अब मेरी नाकें धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया है। और रात में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन रात में भी मैं हट करके उसी पोजीशन में सोया पड़ा रह जाता हूँ, तो धीरे धीरे रात में भी नाक खुल जाती है और नाक से सांसें धीरे धीरे शुरू हो गया है। हम बड़े उत्साहित हैं। हम 25% आराम हो चुके हैं, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे जितने भी मित्र हैं हम सब ने प्रयोग किया है। किसी को 30% लाभ हुआ है, किसी को 20%, किसी को 10%, किसी को 5%, मतलब लाभ तो हुआ है। अब ये अलग मात्रा है कि कौन कितने मात्रा से उसको कर रहे हैं शिद्दत से, वो उसके अनुपात में उनका लाभ हो रहा है। तो बोले इसमें हम और कुछ प्रयोग करें, तो मैंने कहा एक प्रयोग और आप ऐड कर दीजिए। मित्रों, तो मेरे उस साथी के लिए यह वीडियो समर्पित है जो मेरे नाक से सांस नहीं ले सकते, नाक का उनका सिंड्रोम है। और ऐसे बहुत से साथी, बाद में मालूम हुआ हमारे भारत में भी बहुत से लोग, नौजवान बच्चे इस रिक्त नाक की जो सिंड्रोम है इससे ग्रसित है। और हमारे बूढ़े तो ग्रसित है ही हैं, उनकी जो गला की जो नाक बसती है। मित्रों, जो खर्राटे की जो समस्या है, इन दिनों जो समस्या है, एक सिंड्रोम के कारण है। अब हमारी
श्वसन नलिका दबी ना हो तब भी से वह खर्राटे की समस्या आ रहा है, गले की बाजने की समस्या आ रहा है, एक अजीब सी चोक हो जाती है गला में क्या होता है, जल तत्व भारी पड़ जाता है, और उस गला की जो एक हिस्सा होता है, यहाँ थायराइड के ऊपर का हिस्सा होता है, ऑटोमेटिक उसमें हवा की बुलबुले जैसे साउंड आने लगते हैं। ये कर्ण रोग के कारण होता है, मतलब कान का एक जो हमारी हड्डी होती है वो अपनी पोजीशन, वहाँ से उसकी पोजीशन हिल जाती है जरा, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका आजकल का डीजे साउंड हो, धमाल का साउंड हो, चाहे बैंड का साउंड हो, या बहुत ज़्यादा मात्रा में चलने वाली आवाज़ें हो, या आपका बस का हार्न हो, ट्रेन का हार्न हो, अचानक आपके कान से पड़ने से जो सीटियाँ पड़ जाती है कान में, एक अजीब सी सीटी पड़ने से हमारी वो जो कान की जो हड्डी होती, बहुत बारीक हड्डी होती, पतली हड्डी होती है, वे अपनी वास्तविक पोजीशन से कुछ कला वो वहाँ से चला खिसक जाता है। उसके कारण से पूरी सिस्टम में, पूरी नाक कान गला के सिस्टम में मैसेंजर जो होता है वो भ्रमित हो जाता है, और उस मैसेंजर के भ्रमित होने के कारण जो हमारी जो नासिका की जो कपाट खुलना चाहिए वो वहाँ जल तत्व और वायु तत्व वो आपस में संघर्ष करने लगते हैं, और वो चूँकि अनैच्छिक क्रिया है, उसमें किसी का जोर है नहीं, आप जब इधर से उधर पलटोगे तो वो फिर अपने मार्ग बदल लेता है, लेकिन आप जैसे फिर पोजीशन बदलोगे थोड़ी देर के बाद वहाँ से आने वाले जो मैसेंजर है वो भूल जाता है वहाँ आ करके, तो एक अजीब सी वहाँ भूल भुलैया का श्रृंखला हो जाता है। उसके कारण से फिर ये एक असाध्य जैसे हो जाता है। लेकिन यदि हम लगातार कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर और थोड़ी सी होम्योपैथ का सहारा लें और योग का सहारा ले लें मित्र, और थोड़ी सी प्राणायाम का सहारा ले लें, तो आपका ये जो नाक का सिंड्रोम है, चाहे साइनस हो, अस्थमा हो, दमा हो, और नाक से जो भी समस्याएं हैं, लगातार आपको सर्दी होने की समस्या है, बहुत ज़्यादा कई मित्रों को तो मैं देखता हूँ आए दिन सर्दी रहते हैं, सर्दी से उसे ज़िंदगी भर निजात नहीं मिलता, कान पक जाते हैं, नाक की तरफ से अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको ये हो गया, एक कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और फेफड़े बेचारा सूखने लगता है, फेफड़े में तो दबाव पड़ने लगता है। तो चलिए हम उस नाक के सिंड्रोम यानी सांस लेने की दिक्कत यदि आपको है, आपको मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, तो हम एक छोटा सा सरल सा प्राणायाम बताते हैं, और कलर थेरेपी बताते हैं, और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर बताते हैं। मित्र निश्चित जानिए आप इसको करेंगे तो लाभ होगा। नाक की हर तरह की समस्याओं में ये बड़ी लाभकारी है। मित्र दो कलर की आपको पेन या स्केच पेन या फिर मार्कर ले लीजिए, मैं तो कहूँगा आप मार्कर ले लीजिए। ये हमारे ये जो अंगूठा है, दोनों हाथ का अंगूठा में इस स्थान को पहले आप ब्लॉक कर दीजिए। ये आपका मुंह हो गया, ये आपकी ओंठ हो गए, ये हो गया ब्लॉक, दोनों अंगूठा में कर लेंगे उसी स्थान को। अब यहाँ ऊर्जा जो है अब निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा, वहाँ अब ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कुछ समय के बाद मेरे होंठ के जो जितने भी ग्रंथि है उसको वह धीरे धीरे करके उसको मैसेज देगा कि भैया आप सो जाओ, आप आराम कर लीजिए, अभी आपको काम नहीं करना है, रेस्ट करने का टाइम दिया गया आपको। अब जो मेरी नाक है, मित्रों ये एक मेरे नाक के हिस्सा है, दोनों अंगूठा में आपको ऐसे ही लगाना है। ये इस नाक को हमने रेड पेन से, रेड स्याही से इसको यहाँ मार्किंग कर दिया। अब रेड कलर होने के कारण क्या होता है, वहाँ की ऊर्जाओं को गर्मी मिलती है, हमारी सूर्य नाड़ी का एक अतिरिक्त चीज़ें वहाँ पहुँचने लगता है, यानी हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो वहाँ से उसको इमरजेंसी ला के बोलने लगता है, भैया वहाँ थोड़ा सा देखो, एक्टिवेट करो उनको, सोया पड़ा है, जागने की ज़रूरत है, उनको शायद अभी ऊर्जा की ज़रूरत है। और उस हिस्से में, मैंने नाक के इस हिस्से में, यह इतना मेरा जो नाक का हिस्सा है, अब यह ऊर्जा से धीरे धीरे अपने आप को यहाँ के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं या जो भी ऊर्जा ग्रंथि है और जो भी ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन्स है, अब उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करेगा। मित्रों ऐसा तुरंत नहीं होता, एक मिनट में वाली बात नहीं होता, लेकिन असर होने लग जाता है। और यदि मान लीजिए आपको उस समय कफ बन रहा है, आपका कफ के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, कफ बन रहा है, तो आप अपने थोड़ी सी यहाँ की जो एरिया है, हार्ट की एरिया, फेफड़ा की एरिया है, उसको भी थोड़ा सा आप ऊर्जा को कम कर दीजिए, जाकि वहाँ की जो परेशानियाँ हैं वह भी आपका कम हो जाए। इस तरह से
ये यहाँ आपका हृदय, आपका फेफड़ा का प्रतिनिधि है। दोनों हथेली में करना है आपको ये। और यदि कफ समस्या नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि केवल आपको सिंड्रोम है, नाक ठीक है, कोई बीमार नहीं है, कोई साइनस नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, आप नाक से सांस नहीं ले सकते हैं, ये आपकी सिंड्रोम है यदि, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा कफ बना रहता है, सर्दी बना रहता है और परेशानी होते रहे, तब आपको इसकी भी ज़रूरत है। अब इतना हो गया मित्र, इतना हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब नाक की जो ग्रंथि है और जो श्वसन मार्ग की ग्रंथि है मित्रों, हमने आपको एक वीडियो में बताया था अपना कि किस तरह से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये दोनों नाक के हिस्से के अंदर का हिस्सा है। अब यहाँ हम इसको दबाएंगे, 24 बार हमको दबाना है और छोड़ना है। मतलब हर बार दबाना है, छोड़ना है। और जब भी हम दबाएंगे तो गहरी सांस खींचने की कोशिश करेंगे। सांस जाए ना जाए पर कोशिश जारी होगा। अब देखिए, हमने इसको ऐसा दबाया और हमने सांस भरी पेट तक का। हमारी तो नाक खुला है इसलिए तो सांस जाएगा, लेकिन जिसकी नाक नहीं चलती है उसके लिए ये एक केवल छद्म होगा, फर्जी होगा, झूठा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे नाक अपना काम कर लेगा मित्रों। तो हर बार ऐसा दबाएंगे और ऐसा खींचेंगे, फिर दबाएंगे और फिर खींचेंगे। कोशिश करेंगे नाक से ही सांस आए और सांस जाए। और जब 24 बार हो जाए तब क्या करें, 24 बार आप मुंह से सांस भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। अब यहाँ आप दबाएंगे ऐसे, एक बार आपने दबाया, दबा दिया, थोड़े छोड़ दिए, खूब सांस भरी और मुंह को बंद किया और धीरे धीरे नाक से सांस जाने दी। फिर एक बार दबाइए और फिर मुंह से सांस भरिए, अब फिर इस तरह से जाने दीजिए 24 बार मित्रों। 24 बार हो गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चुपचाप आप बैठ जाइए, दोनों हाथ आप गोदी बना लीजिए, पालथी मार लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए और अंदर में ओम का नाद करते हुए उस ओम का ध्यान कीजिए। और अपने इस नाक के इस एरिया पर, यहाँ की एरिया पर आप अपना ध्यान टिका दीजिए। उस थोड़ा पहले नाद करने से पहले यहाँ नाक की एरिया को थोड़ा सा मसाज कर देते हैं, थोड़ी सी मसाज कर लीजिए, ऐसा हल्का 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 मसाज कर लीजिए ऐसा करके थोड़ा दबा दीजिए, अच्छे से पूरी तरह से दबा दीजिए। अब एक बार हवा भरिए मुंह में, खूब से दबाइए हवा भर करके। इस तरह से नाक को आप अपनी इच्छा अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट औसतन, घड़ी देखना नहीं है, नाक कर लीजिए। और उसके बाद अंत में आप अपने इस कान के इस जो नीचे वाले हिस्सा है इस एरिया को 24 बार दबाना और छोड़ देना है। दबा दिया, छोड़ दिया। अब पूरा ध्यान कान के इसी हिस्से पे टिका दीजिए। दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ दीजिए 24 बार। अब इसका विज्ञान पक्ष समझ लीजिए। जब हम दोनों इस एरिया को दबाते हैं तो यहाँ हमारी नाक की सबसे बड़ी ग्रंथि और हमारी फेफड़ा की ग्रंथि और हमारे पूरा ऊर्जा को, पूरे शरीर के जहाँ जहाँ भी माइटोकॉन्ड, जहाँ जहाँ भी ऊर्जा है, या सातों चक्र है, सातों चक्र की जो ऊर्जा का क्षेत्र है जहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है, ली जाती है, उस एरिया तक मैसेज पहुँचाते हैं यहाँ जो ग्रंथि है। और ये जब मैसेज पहुंचा जाती है तो चूंकि हमने इसका प्रयोग किया, माने इस मार्ग का प्रयोग किया है, तो ऊर्जा जो है इस मार्ग पर आना जाना शुरू कर देता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ बीज को दबाया। ये जो बीज का हिस्सा है पूरे शरीर के जितने भी ऊर्जा है उसको वह हवा को बाहर फेंकता है। मतलब अंदर में जहाँ जहाँ भी वैक्यूम बना होगा उसको बाहर फेंकेगा और पूरी तरह से वायु को, वात दोष को वो समाप्त करने जाते हैं। हड्डियों में वायु है, हमारे त्वचाओं में वायु फंस जाते हैं, अतड़ी में वायु फंस जाते हैं, तो उसको ये क्या करते हैं, वायु को जो दूर करते हैं। तो यहाँ जो नाक के ग्रंथियाँ हैं उस ग्रंथि में से जो वायु है वो बाहर निकलता है, स्पेस अब बन जाता है। जैसे स्पेस बनता है उस ग्रंथि में तो थायराइड जो है, मास्टर ग्लैंड, वहाँ तक वो मैसेज पहुँचता है
कहता है कि उसको कुछ रसायन की ज़रूरत है, और फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, माने आज्ञा चक्र को, वह आदेश कर देता है। जिस क्षण मित्र आदेश करना शुरू कर देते हैं तो आप उसी समय फिर ये आपके नाक के हिस्सा में थोड़ी सी खुजलाहट और अजीब सी आपको क्रिया का, जैसे कुछ चीज चीटी चल रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ आपको झिमझिम झिम कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे जैसे रोज का रोज आप कलर थेरेपी करते रहेंगे, ये कलर थेरेपी रोज करेंगे, इसको हमेशा करने की जरूरत नहीं है, इसको करते रहेंगे, उतना एक्यूप्रेशर और आपका ये प्राणायाम। मित्र आप देखना कि आपका नाक बच जाएगी, आपकी नाक सांसें लेगी और आपकी नाक बेहतर सांसें लेगी, क्योंकि हमारा शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का यदि कोई सही मार्ग है तो वो नाक है। क्योंकि नाक के अंदर में जितने प्रकार के रोम होते हैं और छोटे छोटे सिलियाएँ पाई जाती है, श्लेषा पाई जाती है, और उसकी जो त्वचा की बनावट होती है, वे हमारे अनिहित जितने भी रोगाणु है, विषाणु है, तमाम तरह की उसमें कई प्रकार की गैसेस होती है, उसको छानने का काम करता है और हमारे फेफड़ा तक एक बेहतरीन ऑक्सीजन वाले सांस को, हवा को वो पहुंचाने का काम करता है। इसलिए नाक से सांस लेना जरूरी है। नाक से ही सांस लीजिए, इमरजेंसी आ जाए तो फिर मुंह से सांस लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बिना इमरजेंसी आप मुंह से सांस ना लें। चाहे मेरा छोटा बच्चा हो, चाहे मेरा किशोर हो, तरुण हो, या फिर युवा हो, या फिर मेरे बूढ़े साथी हो, नाक से सांस लीजिए, दीर्घायु बने। नाक से सांस लीजिए, कमाल करें, तो फिर आपकी नाक बची रहेगी। आपकी नाक का बड़ा कमाल की चीज़ें हैं। अपनी नाक का देखभाल करें, अपनी नाक को स्वस्थ रखें, अपनी नाक को दीर्घायु रखें, अपनी नाक को प्राणवान रखें, अपनी नाक को सक्रिय रखें। इसी का के साथ में गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।